E2 एलिमिनेशन को 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, 1-2, या फिर इसी को अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या बोलते हैं, 1-2 या अल्फा। यानी एलिमिनेटिंग स्पीसीज कहां पे होंगे, नेबरिंग पोजीशन पे होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे, या अल्फा बीटा भी आप बोल सकते हैं, वो नेबरिंग पोजीशन पे होंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है E2 एलिमिनेशन की, वो जान लीजिए। देखिए E2 और SN2 ये कॉम्पिटेटिव रिएक्शन होती है। E2 और SN2 कॉम्पिटेटिव रिएक्शन होगी। नॉर्मल या मॉडरेट कंडीशन पे SN2 वाला पोर्शन डोमिनेटिंग होगा, इस वजह से SN2 उसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। SN2 मैनर में जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, लेकिन उसी सेम रिएक्शन को अगर हीट करेंगे तो फिर वो E2 मैनर, E2 का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाएगा, SN2 का लेस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है। SN2 और E2 बोथ आर गो टू पैरेलल, है ना, बट जो टेम्परेचर है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा विच वन डोमिनेटिंग। तो हाई टेम्परेचर अगर होगा तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। E2 एलिमिनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो मैं बता दूं आपको, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन एंटी मैनर्स में होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल इवन मैनर में लेस होते हैं। इसके बाद साइक्लिक भी वेरी रेयर है, इवन सीवी भी कुछ ही एग्जांपल्स है ये। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें, इट इज वन स्टेप प्रोसेस वाया। ये कॉमन बात है, जैसा SN2 में प्रोसीड कर रहा था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वन स्टेप रिएक्शन होगा जिसमें कि TS बनता है। SN2 में ऐसा होता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद द एनर्जेटिक्स के बारे में बात कर रही है। सेकेंड पॉइंट एनर्जेटिक्स का है। इसमें द एनर्जी ऑफ TS इज क्लोज टू द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो TS का एनर्जी होगा और इसका होगा वो क्लोज, देयरफॉर जो TS होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कीन होता है। इसको मैं यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी एक एक्सिस पे ले लीजिए, Y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और X एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस। जब सबस्ट्रेट को हीट कर रहे होंगे TS बनेगा और TS से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसे, ठीक है। यहां पर एल्कीन, क्योंकि हीट किया जा रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द केस में एंडोथर्मिक। तो इसमें रिएक्टेंट है, यहां पर प्रोडक्ट है और ये TS है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, देखिए यहां पे प्रोडक्ट का और इसका ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि इधर ये डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें और एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो ये और एक्टिवेशन से एनर्जी सेम, यानी कि जो TS होगा वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कीन का होगा। ये इसका एनर्जेटिक हुआ। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सैडजअप। तो इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो मैग्नेटिज्म आपको मैं बताऊंगा, बट बिना मैग्नेटिज्म के अगर प्रोडक्ट लिखना है तो सैडजअप रूल के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट। याद रखना, जो सैडजअप प्रोडक्ट है नॉर्मल केस में ही वर्क करता है, एबनॉर्मल केस में वर्क नहीं करता है। फिर भी सैडजअप रूल के अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो जो मोस्ट स्टेबल होगा या जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। फोर्थ के बारे में बात करें, इसमें सबस्ट्रेट और बेस दोनों, चूंकि वन स्टेप प्रोसेस तो दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो E2 जो मैकेनिज्म होती है उसका जो रेट होता है दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट एज वेल एज। ये बाई मालिकुलर, जैसे SN2 बाई मालिकुलर हुआ करता है, इसी तरीके ये भी बाई मालिकुलर, वन इसके रिस्पेक्ट में वन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो E2 का जो रेट होगा सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो लिविंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी जो रिएक्शन की रेट होगी उतनी ज्यादा होगी। तो रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड कर रही है, लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्गी। एक तरीके से इस पर डिपेंड है RX में। तो RX में एक्टिव पार्ट क्या है, लिविंग ग्रुप है, वो निकलेगा, और एज वेल एज बीटा हाइड्रोजन, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से किसी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, E2 जो एलिमिनेशन होता है वो एंटी एलिमिनेशन। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को मैं यहां पर आपको समझाने कर रहा हूं। E2 एलिमिनेशन जो होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। इस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ।
बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन एटम से, एल मतलब लीविंग ग्रुप, एल का मतलब लीविंग ग्रुप अटैच्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, 180 डिग्री पे होना चाहिए, है ना, एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, तभी रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन अभी बात करें, अच्छे क्वेश्चन उसमें भी ये बात आएगी। तो जब इसमें बेस एलिमिनेट कर रहा होगा, किस तरीके से बेस एलिमिनेट कर रहा होगा, इसमें ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस इसको अप्रोच कर रहा होगा, सिमिलरली लीविंग ग्रुप यहां से निकल रहा होगा और इसमें यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, टीएस कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ट्रांजिशन स्टेट, लीविंग ग्रुप डिपार्ट करना स्टार्ट हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, यहां पर नहीं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर कैसे चार्ज नेगेटिव, इसमें ये वाला बॉन्ड वीकन होने लगा, एच एज एच पॉजिटिव निकलने लगा, एच एज एच पॉजिटिव निकल गया। और एच पॉजिटिव कौन अप्रोच करेगा, जो यहाँ पर बेस है वो अप्रोच करेगा। तो एच पॉजिटिव का भी बेसिकली चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और चार्ज किस पे, पार्शियल चार्ज बेस पे आ जाएगा। बाकी जो जैसा है वो एज इट इज रख दीजिए। तो इसमें लीविंग ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल होगा। कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड, दो बॉन्ड इसमें ब्रेक हो रहे हैं, एक ये वाला बॉन्ड, दूसरा, दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही बॉन्ड, और इससे जो बनने वाला एल्कीन होगा ऐसा हो जाएगा HB और साथ में लीविंग। बात क्लियर है। तो जो E2 मैकेनिज्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी अच्छे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेगा। जो बीटा हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होंगे तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी E2 मैनर में। किया जाए, है ना। सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट के बारे में बात करें। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, तो उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करिए, क्या बताया गया था, 1 डिग्री RS सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री RS की रिएक्टिविटी सबसे अधिक। E2 में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, 3 डिग्री RS सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद 2 डिग्री RS, इसके बाद 1 डिग्री RS की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होगी। बात क्लियर है। अभी ऐसा क्यों होता है, जब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो मैकेनिज्म में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों होती है, 1 डिग्री की सबसे क्यों होती है। दूसरे हम लोग बारे में बात करें, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस, है ना। तो इसमें कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा बताया गया, तो बताइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, है ना, शुड बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव, फिर इसके बाद Br नेगेटिव, ऐसा ऑर्डर हो गया। या फिर हम लोग बात करें SH है या OH है, इस तरीके। तो ये कभी भी एलिमिनेशन कॉज नहीं करेंगे, है ना, ये इनमें से ये नेवर कॉज एलिमिनेशन, कभी एलिमिनेशन कॉज नहीं करेंगे, हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही देंगे, है ना। SH-OH में बात की SH की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें E2 एलिमिनेशन में बेस कैसा होना चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस। बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस में R नेगेटिव, जितने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। फिलहाल यहाँ पर बेसिसिटी ज्यादा हो रहा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, या फिर NH2 नेगेटिव हम लोग बात करें, इसके बाद RO नेगेटिव, फिर इसके बाद। तो बेस कैसा होना चाहिए, यहां पर बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ये अगर हो गए तो मोस्ट ऑफ द केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा जबकि एलिमिनेशन बहुत ही लेस प्रोपोर्शन में हो जाएगी। इसी में एक दो बातें और मैं आपको बता दूं, जैसे एक्वस केवेज दिया जाए। एक्वस केवेज का मतलब क्या हुआ, ये SN कॉज करेगा, SN2 मैनर में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लेकिन याद रखना, अगर एल्कोहलिक केवेज होगा, क्या होगा, एल्कोहलिक केवेज, तो उस केस में ये E2 कॉज करता है, एल्कोहलिक केवेज। तो हम लोग बात करें ऐसा क्यों है, तो सपोज दैट आपने केवेज को
एथाइल एल्कोहल में ले लिया, KOH को किस में ले लिया, एथाइल एल्कोहल में ले लिया। तो जो इसमें एक्टिव पार्ट इसमें जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसमें एक्टिव पार्ट क्या होता है उसके बारे में बात। एक्टिव पार्ट इसमें क्या होता है, OH नेगेटिव, जबकि इसमें एक्टिव पार्ट अगर हम लोग एल्कोहलिक लेंगे तो RO निगेटिव एक्टिव पार्ट होता है। कैसे होता है आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब आप एल्कोहल में बेस को लेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, पहले ये इसी में रिएक्शन होगी, ETO पोटेशियम आयन और साथ में वाटर का बनना होगा। आल्दो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेकिन यहां पर ये जो ETO निगेटिव बना हुआ है इस OH नेगेटिव से स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूसली इसका हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूसली कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन होगा तो ली चार्टेड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर इसमें प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली आप रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। और इसका इन्वॉल्वमेंट कहां हो जाता है, इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने, है ना, टू एलिमिनेटिंग बीटा हाइड्रोजन, एलिमिनेटिंग बीटा हाइड्रोजन। ये वाला जो OR होगा ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। तो याद रखना एक्वस KOH में एक्टिव पार्ट क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, जबकि एल्कोहलिक KOH लेंगे, यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम भी ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, एक्टिव पार्ट उसमें एल्कोक्साइड होगा, जबकि एक्वस लेंगे तो एक्टिव पार्ट क्या होगा, OH नेगेटिव। कैसे ये हो जाता है उस चीज को समझने की जरूरत है। पहले ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा होगा, एल्कोक्साइड का बनना होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन चूंकि इसको हम लोग एलिमिनेशन में एज अ बेस यूज करें तो ये कंटिन्यूअसली बीटा हाइड्रोजन से इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो कंटिन्यूअसली अगर इसको रिमूव करें तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। दैट्स व्हाई इसमें एक्टिव पार्ट RO नेगेटिव होता है। बात क्लियर है। तीसरा हम लोग बात करते हैं, हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात करें। तो सॉल्वेंट वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। कैसा होना चाहिए सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, PAS, और इसमें भी PAS ही होना चाहिए, ये बात दोनों में कॉमन है। पोलर अप्रोटिक यानी कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, जो एल्काइल हैलाइड है उसका आयोनाइजेशन नहीं करा पाता, तो आयोनाइजेशन नहीं करा पाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वन स्टेप प्रोसीड करेगी। अब वो वन स्टेप SN2 मैनर में भी हो सकती है या फिर E2 मैनर में भी हो सकता है, मतलब एलिमिनेशन भी हो सकता है। ये वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा टेम्परेचर। ये नॉर्मल या मॉडरेट, नॉर्मल या फिर मॉडरेट, इसमें नॉर्मल या फिर मॉडरेट टेम्परेचर। यूजुअली जो टेम्परेचर होता है ये 30 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। और इसमें कैसा होना चाहिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें टेम्परेचर कैसा होगा, 100 डिग्री। वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट पे, सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट पे, बट इसमें हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होने पे क्या होगा, ये वाली रिएक्शन कॉज करेगी, मतलब एलिमिनेशन होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम लोग जब डिस्कस करें तो इसके बारे में जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्ट इज ऑब्जर्व, ये आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या, आइए उसके बारे में बात करें। आइसोटोपिक इफेक्ट में किसका रोल आ जाएगा, आइसोटोप्स का रोल आ जाएगा। तो इसमें एलिमिनेटिंग स्पीसीज क्या होता है, एलिमिनेटिंग स्पीसीज देखिए, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से एल्कीन लें, सपोज दैट यहां पर Br है, लिविंग ग्रुप Br हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसका एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराएं, तो जब इसका एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन का कॉज होगा, है ना, एक ही हो गया। दूसरा इसमें क्या करें, दूसरे इसमें आप इसके आइसोटोप यूज करें, हाइड्रोजन के आइसोटोप। हाइड्रोजन का आइसोटोप में क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा। एल्कोहलिक OH के साथ इसको हीट किया जाए तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करें। KH और KD, ये क्या है, KH क्या है, रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट।
ठीक है। तो अगर रेट कांस्टेंट में या रेट में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लेने पे अगर रिएक्शन इफेक्ट करे, रिएक्शन का रेट इफेक्ट करे, तो हम लोग बोले उसमें आइसोटोपिक। जब KH इक्वल टू KB, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो नो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, नो आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। उस केस में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो जब KH, लेकिन जब KH और KD की वैल्यू नॉन इक्वल टू 1 हो, KH और KD की वैल्यू है ना, ये लैब में ये सारी चीजें हम लोग रेट वगैरह डिटरमाइन करते हैं। जब नॉन इक्वल टू, लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। ऐसे केस में KH अपॉन KD का जो रेशियो होगा नॉन इक्वल टू 1 होगा तो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो यहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होगा। कैसे होता है आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस केस में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा जब नॉन इक्वल टू 1 होगा, तो वो चीज यहां पर है। तो ये रिएक्शन को ट्रेस करने के लिए आइसोटोपिक इफेक्ट का यूज कब किया जाता है, रिएक्शन को ट्रेस करना है कि बेसिकली इसमें जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन जिसको हम लोग निकाल रहे हैं, अगर वहां पर ड्यूटेरियम होगा तो कोई रेट कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा, तो यस फर्क, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है ना, ये बात और इसके फेवर में आ गई कि 1 स्टेप प्रोसेस है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में लीविंग ग्रुप एज वेल एज बेस का बेस एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल साइमल्टेनियसली करेगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इस H का निकलना हो रहा है, डेट्स वाई यहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। ये बात कैसे प्रूफ हुई, ये वाली बात ऐसे प्रूफ, क्योंकि यहां पर इसकी जो वैल्यू 1 इक्वल नहीं आ रही है। तो KH का अगर आप रिमूव करेंगे तो एल्कीन जो बनेगा इस तरीके से एल्कीन बन जाएगा, और यहां पर अगर ड्यूटेरियम होगा तो एल्कीन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, एल्कीन इस तरीके बन जाएगा। दोनों में आप क्या देख रहे हैं, दोनों में देख रहे हैं एल्कीन का है, लेकिन इसमें क्या है, इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू लेस। तो जब इसके हम लोग पर्टिकुलर के बारे में बात करें, KH अपान KD ये 7.1 के अप्रोक्स वैल्यू मिली। जब तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू कम है, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा। 7.1 मिलने का मतलब इसका रेट मच हायर है इसके रिस्पेक्ट में 7.1। तो इसका मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट है। तो याद रखना आइसोटोपिक इफेक्ट का यूज किस लिए किया जाता है, ये पर्टिकुलर किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट का रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है। रिएक्शन का मतलब सेंस है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में उसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। तो ये बात प्रूफ हो चुकी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इस H का इन्वॉल्वमेंट, सिंस ये H सबस्ट्रेट का पार्ट है और सबस्ट्रेट का पार्ट है, कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा, रेट को इफेक्ट करेगा। बात क्लियर है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसमें मैकेनिज्म के बारे में। फिर इनमें से मोस्ट रिएक्टिव E2 एलिमिनेशन कौन देगा, तो E2 एलिमिनेशन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें चेक करें सबसे स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा तो सिस्टम एरोमेटाइज होगा, इसलिए B का रेट सबसे ज्यादा होगा। फिर इसमें डबल बॉन्ड आएगा कंजुगेशन पे, जबकि इसमें सिंगल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, जबकि सिंगल बॉन्ड इसमें, तो A हो जाएगा, फिर इसके बाद C। बात क्लियर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के यहाँ पे आप बता सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E2 एलिमिनेशन। सिमिलरली इसके बारे में बात किया जाए, आपको पता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 1 डिग्री। एल्कीन में कन्वर्ट कर लो, एल्कीन में कन्वर्ट कर ले, सबसे स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन इसके बाद ये हो जाएगा। यानी कि अगर इसे आप A B C बोला है तो इसमें A का सबसे ज्यादा होगा, फिर B का, फिर इसके बाद C का होगा। थर्ड में बात करें अगेन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा कंजुगेशन, जबकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड, A की रिएक्टिविटी B से ज्यादा होगी। सिमिलरली हमें फोर्थ वन के बारे में बात किया जाए, अभी यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है और यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट लिया गया है। तो जैसे हर इंसान कम से कम काम करके आउटपुट मैक्सिमम लाना चाहता है, इसी तरीके से जो इसमें सबस्ट्रेट है उसमें जो बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, कम से कम बॉन्ड ब्रेक करने में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो C2H बॉन्ड और C2D बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो C2H बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 6 टाइम लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू C2D। इस वजह से इसमें
एल्कीन का बनना रिलेटिवली ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है तो रेट ज्यादा होगा, यानी कि इसमें इसका रेट ज्यादा होगा। फिर से ऐसा दे रखा है तो देखिए तीनों ही 3 डिग्री है, तीनों ही 3 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों तीनों की रेट की ऑलमोस्ट इसके सेम होगी, तो आंसर नो। अब लीविंग ग्रुप डिसाइड करेगा, तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप, मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, जितने अच्छा लीविंग ग्रुप रेट उसका, तो आई की लिविबिलिटी सबसे ज्यादा होती, इसलिए ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। बी और सी में कॉमन बात है, लिविंग ग्रुप सेम हो गया, बट एलिमिनेटिंग हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का निकलना ज्यादा आसान है, ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में रेट ज्यादा होगा। इस तरीके से हो जाएगा। 6-1 के बारे में बात करें, 6-1 में रेट का ऑर्डर क्या होगा, इसमें 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ये वाला 3 डिग्री होगा तो जो एल्कीन मिलेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब मेजर प्रोडक्ट या साइडर प्रोडक्ट होगा, तो ए की रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा। सी के बारे में बात करेंगे तो नो रिएक्शन, नो E1 और E2, नो E1 और E2, फिलहाल यहाँ पर E2 है, लेकिन E1 E2 ये कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि आपको ब्रेड रूल बताया गया, ब्रेड रूल के हिसाब से ब्रिजहेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज या ब्रिजहेड कार्बन एटम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रिजिड ज्योमेट्री है, रिजिड ज्योमेट्री उसमें कोई चाहिए, sp3 है तो sp3 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं है। कब? अंटिल अनलेस जब 8 या 8 से ज्यादा इसमें एटम रिंग में प्रेजेंट ना हो, तो इस हिसाब से ये तो ऑलमोस्ट नो रिएक्शन देगा, चाहे वो E1 E2 हो। आल्दो है 3 डिग्री, लेकिन यहां पर रिजिड ज्योमेट्री होने की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो ए बी, इसके बाद सी। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका रेट R1, इसका रेट R2 है। सबस्ट्रेट में रोल लीविंग ग्रुप का आ गया, सबस्ट्रेट में रोल बीटा हाइड्रोजन का आ गया। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल के, बेस या न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करता है, रेट इफेक्ट करता है। तो जितना अच्छा बेस होगा, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। तो OH वर्सेस NH2 में NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस होता है OH नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, इस वजह से R1 का रेट ग्रेटर होगा R2। R1 R2 इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट इसमें बेस यूज कर रहा है तो डिफरेंट रेट भी होगा। तो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगा। बात क्लियर है? तो मैंने सारी चीज चेक कर ली, लीविंग ग्रुप एक बार चेक कर लिया, इसके बाद आइसोटोप्स लगा के चेक कर लिया, आइसोटोपिक इफेक्ट सब यूज आ गया, इसके बाद बेस को भी चेंज करके मैंने देख लिया। तो तीनों ही केस में रेट इफेक्ट करेगा, और क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से आंसर दे दीजिए। 8-1 के बारे में बात करें, 8-1 में फिर से देखो ये क्या होगा, ब्रेड रूल के हिसाब से तो रिएक्शन ना तो E1 शो करेगा और ना ही E2 शो करे किसी तरीके, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव तो C हो गया। इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री में 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, या एल्कीन बनाने मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, जबकि यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन उस एल्कीन के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 3, 2, 5, 2, 7 होगा, जबकि 2, 2, 4 इसमें होंगे, इस वजह से इसकी सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके। 9th में बताना है, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर। आपको बताया गया है कि बीटा हाइड्रोजन एज वेल एज लीविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी, अगर वेज पे एक है तो दूसरा डैश पे, अगर स्टीरियोस्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे रखा है, एक वेज पे दूसरा डैश पे तभी होगा। बताओ यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन होगा। इस वाले केस में बात की जाए, इस वाले केस में बेसिकली ये ऐसा है, इसको चेंज कर लो, सॉरी इस तरीके से। अब बात आई इसमें ऐसा हो तो यहां से निकलेगा, बात है क्या यहां से H का निकलना पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसको चेंज करते, बेसिकली जो देने का पर्पस था वो देने का पर्पस ऐसे लेते। हाँ अभी आ जाते हैं क्वेश्चन में, चेंज मैंने किया, अब आएगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, Cl और H क्या है, एक दूसरे के एंटी हो गए। अब बात है यहां वाला, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आएगा डबल बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये वाला H क्या है, दोनों डैश पे या दोनों वेज पे होंगे, तो वो कभी एलिमिनेट नहीं करेगा। एंटी होने का मतलब क्या होगा, एक वेज दूसरा डैश पे हो, तो यानी यहां पर इस वाले हाइड्रोजन का तो एलिमिनेशन इन्वॉल्व नहीं आएगा, तो फिर कहां से जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। यहां पर तो दोनों हाइड्रोजन कोई सा भी एलिमिनेट ले, वेज और डैश पे ये ले ले। जबकि इस वाले केस में स्ट्रिक्टली
ये वाला हाइड्रोजन कहां पर होना चाहिए, वेज पे होना चाहिए, नहीं इस वजह से वो वाला हाइड्रोजन जाएगा, भले ही मोर स्टेबल एल्कीन बने लेकिन एलिमिनेशन हुई, एंटी एलिमिनेशन ही नहीं हो पाता, एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कभी नहीं आएगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा। और इसके बारे में बात किया जाए, इस वाले केस में इस सीएल के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे डैश पे है, हाइड्रोजन डैश पे है, इस वजह से नो E2 रिएक्शन, इसमें एलिमिनेशन ही नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे होना चाहिए जबकि हाइड्रोजन डैश पे है, यहाँ पर भी डैश पे, इस वजह से इसमें तो रिएक्शन ही, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ए देन बी, इसके बाद यही कुछ कॉन्सेप्ट है 10 नंबर में भी आ रहा है। इसमें बोला जा रहा है, इसमें Cl है, इसके वेज पे यहाँ पे प्रेजेंट डैश पे, इसी तरीके से सब जगह डैश पे, यहाँ पे तो एलिमिनेशन होगा लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह क्या हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, इस डैश पोजीशन पे होगा, इस वजह से ये वाला नो एलिमिनेशन शो करेगा। फिर से समझिए, हाइड्रोजन और Cl एक दूसरे के अपोजिट, एक वेज पे तो दूसरा डैश, वेज डैश का कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है, एक वेज पे होना चाहिए दूसरा डैश पे होना चाहिए, तो Cl डैश पे, यहां पर भी Cl डैश पे और यहां पर भी Cl डैश पे है, तो यहां पर तो एलिमिनेशन पॉसिबल, ऐसा ही कॉम्बिनेशन सब जगह है, नो एलिमिनेशन प्रोसीड करेगा। जबकि इस वाले रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, यस होगा, एक डबल बॉन्ड जाएगा, फिर यहां से डबल बॉन्ड जाएगा, यानी इसमें बेंजीन का बनना हो जाएगा। तो फिलहाल रेट कंपेयर करना है, इसमें इसका रेट जाना, बात क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में जो सबस्ट्रेट है और बेस अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया। बेस क्या करेगा, इस OH को, इस बेस इस H को एज ए H पॉजिटिव रिमूव करेगा। तो जब H पॉजिटिव रिमूव करेगा, लीविंग ग्रुप यहां से क्या कर रहा है, लीव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ना, लीविंग ग्रुप लीव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लीव कर जाएगा, यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो TS होगा, बेसिकली TS कुछ इस तरीके से होगा, चलो समझते हैं। यहां से Br शेयर कर इलेक्ट्रॉन लेके निकलना स्टार्ट किया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने मैग्नेटिक पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उधर से, नॉर्मली C2H बॉन्ड क्या होता है, एसिडिक इतना ही है, लेकिन यहाँ पर लीविंग ग्रुप डिपार्ट करना, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच इसको अप्रोच करेगा, लीविंग ग्रुप डिपार्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये वाला C2H बॉन्ड इतना इनफ एसिडिक है कि OH नेगेटिव इस H को एज H पॉजिटिव निकाल देगा। तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इन दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला जो कार्बन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, जो सबस्ट्रेट है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद 2 डिग्री, फिर इसके बाद 1 डिग्री। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, SN2 वर्सेज E2 में क्या डिफरेंस है, SN2 वर्सेज E2 में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। SN2 और E2 में ऑलमोस्ट सारी बातें सेम है, एक बात चेंज है, यहाँ पर 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि E2 में 3 डिग्री है। अगर किसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिच जहां तक पहुंच जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन SN2 में हो जाएगा। तो जितना लेस हिंडर्ड होगा ये वाला कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच का पहुंचना उतना आसान होगा, और आसान अगर होगा तो रिएक्शन SN2 यहां तक ना पहुंचने पाए। तो यहां तक कब नहीं पहुंचेगा, जब ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, जब ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के यहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 वाला SN2 वाला 2 में ही कन्वर्ट होगा, SN2 बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा E2 में, एलिमिनेशन भी होगा। तो अभी भी 1 स्टेप में ही प्रोडक्ट बनेगा, बट SN2 के बजाय फिर E2 हो जाएगा। तो सिंस ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ना पहुंच के बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा। अब ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो H का निकलना आसान इधर हो जाएगा, और इधर से Br एज Br नेगेटिव। तो ये रीजन है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी, क्योंकि 3 डिग्री इटसेल्फ ये बता रहा है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पहुंचना चाहे तो इसको पहुंचने मत दो, पहुंचने नहीं देने का मतलब यहां पर स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। वो कब होगा, जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा।
इसमें मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, जो लीविंग ग्रुप और बेस H को निकालना, बीटा हाइड्रोजन को निकलना हो रहा है, एक दूसरे के एंटी हैं। ये एक दूसरे के एंटी कौन? बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के जस्ट एंटी है। जब टीएस के बारे में बात करें तो यहां पर आपको बताया गया इसका जो टीएस होता है, टीएस में एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। टीएस में एल्कीन, ये चीज ऑलरेडी ग्राफ में मैंने डिस्कस किया था, पॉइंट भी मैंने लिख रखा था। तो जो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर एल्कीन का कैरेक्टर, उसका एनर्जी लेवल और एल्कीन का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इस वजह से टीएस के अंदर एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। तो एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक आने का मतलब यहां पर जो लीविंग ग्रुप है पी ऑर्बिटल में यहां से डिपार्ट करेगा लीविंग ग्रुप, जो भी Br है Br नेगेटिव, और यहां से जो बीटा हाइड्रोजन है एलिमिनेट करेगा, यहां से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। कौन एलिमिनेट कर रहा है? बेस इसको OH नेगेटिव को एलिमिनेट कर रहा है। तो ये एक दूसरे के एंटी। तो फिर से समझिए इस बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो टीएस होता है उसके अंदर एल्कीन का कैरेक्टर होगा। एल्कीन का कैरेक्टर का मतलब जो यहाँ पर लीविंग ग्रुप है पी ऑर्बिटल से डिपार्ट कर रहा होगा, यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन पी ऑर्बिटल से अटैच्ड है। तो यहां पर ये और ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये बात प्रूफ हो चुका है। ऑर्बिटल डायग्राम भी इसी के फ्लेवर है कि एंटी एलिमिनेशन। ये क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम आएगी आपकी बात के लिए। बाकी ये यहाँ पर जो जैसे हुआ है होगा, तो जो टीएस होता है उसके अंदर एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और एल्कीन होने का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? पी ऑर्बिटल करेगा, पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर Br ग्रुप, जब टीएस की बात करो ये टीएस होगा, तो यहाँ पर ऐसा होगा, और साथ में यहाँ पर ओवरलैपिंग भी दिखा रहा हूं इस तरीके से। H का निकलना, Br का निकलना, और साथ में लेटरल ओवरलैपिंग साइमल्टेनियसली। प्रोडक्ट के बारे में बात करें, एल्कोहलिक को इससे रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी ला सकते हैं, इस पोजीशन पे भी ला सकते हैं, दोनों पोजीशन पे ला सकते हैं। तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट एक होंगे या डिफरेंट? अपेरेंटली लग रहा है एक है, बट डिफरेंट। कैसे? इसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकाले 1 2 3 है ना, 1 2 3 आर हो गया। इसमें निकालेंगे 1 2 3 एस हो गया। एक दूसरे के इनेंशियोमर्स, ENT, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स है ये। तो सब दो प्रोडक्ट का बनना होगा एक दूसरे के इनेंशियोमर्स। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी? इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? Br ऐसे दे रखा है, तो Br यहाँ पे दे रखा है, H यहाँ से भी निकाल सकता है, इस पोजीशन से भी H निकाल सकता है, दोनों जगह निकाल, क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक तो दे नहीं रखा है। तो यहां से अगर निकालेगा तो क्या होगा? CH3 ऐसा हो जाएगा, और बाकी जो जैसे अटैच है वो एज इट इज कर देंगे। ठीक है। और इसमें क्या आपको पॉसिबिलिटी? एक तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें, अभी दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग बात करेंगे, तो ऐसा होगा। सिंस आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है Me, ठीक है, तो इसमें मेजर कौन है? ये वाला मेजर हो गया। माइनर कौन सा है? ये वाला माइनर हो गया। मेजर माइनर आपको पता चल गया। अब इन दोनों में रिलेशन आपको बताना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? सिंपल रिलेशन, एक दूसरे के पीआई, पोजिशनल आइसोमर्स, एक दूसरे के पीआई। मेजर ये वाला, माइनर ये वाला, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट, इसका बीटा हाइड्रोजन का नेचर डिफरेंट हो गया, इसका बीटा हाइड्रोजन का डिफरेंट हो गया। सेटजब रूल के अकॉर्डिंगली भी अगर आप बात करें तो बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन एलिमेंट जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इसके पास एक H है, जबकि इसके पास कितने? 2 H है। सेटजब रूल, पुअर बिकम पोरर, आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सिखाया गया था। तो जिसके पास लेस हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट होगा। तो इसके पास लेस है, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। बट बात आई किसमें रिलेशन क्या होगा? तो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होंगे क्या? तो आंसर है नो। क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है सिंपली। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स। हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में। ये थर्ड हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 5 वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करें।
जहां से लिविंग ग्रुप हटा रहे हैं उसके एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो मिल गया हाइड्रोजन। यहां से हटाएंगे तो देखो इसके एंटी पोजीशन पे Cl है, इसलिए यहां पे तो नहीं जा पाएगा, है ना। इस चीज को आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इस वाले Cl का इससे तो निकाल ही सकते क्योंकि यहां से निकल चुका है। अब इसके बारे में बात किया जाए, यहाँ के ठीक एंटी पोजीशन पे ऐसा होगा। तो आइए हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करें। ये वाले S से जब निकला तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, Cl हो गया, ठीक है। दूसरा कहां से निकलेगा, यहां से निकाला, अगर इसको हम लोग लें तो यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक वेज पे होगा। एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। Cl यहां से तो निकलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड हो गया, sp हाइब्रिडाइज होता है, यहां से पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहां से पॉसिबल है, कंडीशन क्या, इसके अपोजिट होना चाहिए, यानी कि वेज पे होना चाहिए। तो यस यहां पर प्रेजेंट है। अब इन दो Cl के बारे में बात की जाए, यहां पर Cl क्या है, डैश पोजीशन पे है, हाइड्रोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन कहां पे है, डैश पोजीशन। तो बात है क्या, यहां से पॉसिबल है, तो आंसर फर्दर पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, इसमें फर्दर पॉसिबल नहीं है। जो जैसे है वो एज इट इज लिख दीजिए, ऐसा हो जाएगा। इसमें एल्कोहलिक केवच, अब देखिए यहां से है तो हाइड्रोजन यहां से है, ये वाला Cl निकालना है तो हाइड्रोजन यहां से ले लो, ये वाला Cl निकालना है हाइड्रोजन यहां से ले लो। तो इसमें इस तरीके से बात क्लियर है। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ के बारे में। NaNH2 और एल्कोहलिक केवच, इसमें क्या होगा, NaNH2 और एल्कोहलिक में क्या अंतर क्या है, NH2 नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, NH2 नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, किसके रिस्पेक्ट में, OH नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। तो आइए, क्योंकि यहां पर हमें जिसपे Cl अटैच उसके ठीक बगल वाले कार्बन पे, यानी कि बीटा हाइड्रोजन, दो बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें जब एलिमिनेशन करेंगे, पहले स्टेप में जब एलिमिनेशन होगा, PHCHCl हो जाएगा CH2, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये Cl इस डबल बॉन्ड से कंजुगेशन पे है, तो एक अगर OH नेगेटिव बेस होगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यही रीजन है कि दो स्टेप में अगर एलिमिनेशन कराना है तो NH2 नेगेटिव लेंगे तो वो बेटर रीजन होगा। इसी वजह से NH2 नेगेटिव यहां पर रोल आया। तो NH2 नेगेटिव क्या करेगा, फिर से ये Cl और H एलिमिनेट करेगा, ऐसा हो जाएगा। ट्रिपली बॉन्डेड H इतना इनफ एसिडिक होता है कि ये NaNH2 से रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा बन जाए। फिर से देख लीजिए क्या मैंने बताया, NaNH2 क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप Cl H का निकलना हुआ, डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच Cl होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर निकालना डिफिकल्ट है, बट NH2 नेगेटिव इतना सफिशिएंट पोटेंट है कि उस HCl को यानी फर्दर एलिमिनेशन करा सकता है। तो ऐसा हो जाएगा। C2H इनफ एसिडिक होता है जो कि NH2 नेगेटिव से रिएक्ट कर जाता है, तो ऐसा बन जाएगा। तो ए क्या है, बेसिकली ये एसिटिलाइट का सॉल्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और सबस्ट्रेट होगा, तो ये यहाँ पे एज ए लीविंग ग्रुप और बैक साइड से अटैक कर देगा, तो बी हो जाएगा CCCS। PCl5 का काम क्या होता है, PCl5 का काम होता है, ये आगे मैं फंक्शन आपको बताऊंगा। PCl5 के सेवरल फंक्शन है। डबल बॉन्ड हो गया तो ये पीएच आपको पता है जो CO है, तो ये एक तरीके से एक्वस सोल्यूशन में ये ट्वाइस ऑफ OH के तरीके बिहेव करेगा। तो ट्वाइस ऑफ OH के तरीके बिहेव करेगा, SOCl2 हो, PCl5 या PCl3, OH के प्लेस पे Cl आएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, OH के प्लेस पे Cl आएगा, तो ट्वाइस ऑफ Cl, ट्वाइस ऑफ Cl। इसके बाद क्या है, CH3 इधर से भी एलिमिनेशन कराएगा, इधर से भी एलिमिनेशन कराएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहां पे ऐसा हो जाएगा। अभी क्या है, देखो एसिडिक हाइड्रोजन है और NH2 फिर से रिएक्ट कर जाएगा तो ये एसिटिलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिटिलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में, और फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस पे। तो इसके इसमें कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, 1 2 3 4, और एक एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के लिए एक एसिड इसके 6 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, इसके 6 मोल पार्टिसिपेट करेंगे NaNH2 को। 4 तो HCl निकालने में जाएंगे, इसके बाद जो एसिटिलीन ट्रिपली बॉन्डेड CH उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो 2 में कंज्यूम हो जाएगा। तो टोटल इसमें 6 मोल NaNH2। फिर इसके बाद CH3 न्यूक्लियो, इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे,
एक बार ये अटैक करे, एक बार ये अटैक, तो फाइनली जो प्रोडक्ट होगा ऐसा हो जाएगा। फाइनली जो प्रोडक्ट होगा इस तरीके से। ऐसा प्रोडक्ट का बना हुआ है। अभी सबस्ट्रेट ऐसा लिया गया है, जो बेस है वो डिफरेंट लिए गए, एथॉक्साइड, टर्सरी, ब्यूटॉक्साइड। तो एथॉक्साइड होगा, टर्सरी एल्काइल है तो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहां से या यहां से कहीं से भी आप निकाल लें, तो जब यहां निकालेंगे तो ऐसा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रहा आपके सामने, ये मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर बेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, है ना, बेसिक साइड क्या ऑप्शन है, अगर ये बल्कि बेस होगा, इसका इलेक्ट्रॉन दिस साइड स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्योंकि यहां पर भी एमी है, यहां पर भी एमी, यहां पर भी एमी है, तो फिर कहां पे जाएगा, फिर ये क्या होगा, जो इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ये क्या करेगा, लेस हिंडर्ड बीटा एच को एलिमिनेट करेगा। ये पॉइंट जरा याद रखिएगा। टर्सरी जो भी एल्कोक्साइड है स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो उस केस में फिर भले एल्कीन की स्टेबिलिटी कम या ज्यादा, वो एक अलग मैटर है। जो बेस होगा यहां तक पहुंचना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया। भाई 3 डिग्री ये होता है, क्यों होता है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पहुंच नहीं पाता है। लेकिन अगर यही बात जो इलेक्ट्रॉन रिच वो भी स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो 3 डिग्री तक पहुंचना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, या 2 डिग्री तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, 1 डिग्री वाले को एलिमिनेट करेगा। इसका मेजर प्रोडक्ट याद रखना। तो सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें, अगर स्टेरिकली हिंडर्ड इलेक्ट्रॉन दिस साइड होगा, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोक्साइड होगा, तो उस केस में फिर ये जहां पर लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन होगा वहां निकालेगा। तो सैडजेब रूल यहां पर काम नहीं करेगा। यहां पर तो सैडजेब के हिसाब से प्रोडक्ट बनना है, ये तो सैडजेब प्रोडक्ट है, ये सैडजेब प्रोडक्ट, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है ये सैडजेब प्रोडक्ट होता है। और ये कैसा प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट। लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी हॉफमैन प्रोडक्ट, जबकि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी सैडजेब प्रोडक्ट। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, हॉफमैन। तो याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा तो उस केस में मामला गड़बड़ हो जाएगा। बेस अगर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो कहां पे जाएगा, बेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा लेस हिंडर्ड पे, जबकि नॉर्मल बेस है तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं टर्सरी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली इसमें आ जाते हैं। अगेन जो बल्कि बेस होगा कहां का इफेक्ट करेगा, सेकेंडरी और टर्सरी पे। तो ये कैसा था, ये टर्सरी था और ये सेकेंडरी था, तो यहां पर भी इफेक्ट करेगा। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इसमें मेजर होगा। इसमें भी मेजर प्रोडक्ट ये होगा और इसका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर ऐसा एल्काइल हैलाइड दे रखा है और इसमें बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है, सेम रीजन है, एल्कोक्साइड यूज किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए Cl के अपोजिट क्या होना चाहिए, बीटा कार्बन ये हुआ, बीटा कार्बन ये हुआ, हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास है नहीं, तो जो भी बात आएगी रोल आएगा इस बीटा कार्बन का आएगा। Cl और H अपोजिट होना चाहिए, वो अपोजिट दे रखा है, धड़ल्ले से HCl का रिमूवल होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जो जैसे है वो एज इट इज कर दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, केवल एक ही पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं। इसके बारे में बात किया जाए, यहाँ पे Me है, ये Me है, तो यहाँ तो H है नहीं, एक बीटा कार्बन ये हो गया और तीसरा बीटा कार्बन ये हो गया, और यहां पर भी क्या है, Cl के अपोजिट Me है, हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों क्या सेम साइड हो गए, इस वजह से नो रिएक्शन, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वही बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, Br और H, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, लेकिन यहाँ पे अगर जाएगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा सैडजेब रूल के हिसाब से, इसके पास 2 बीटा हाइड्रोजन, इसके पास एक, तो उस बीटा कार्बन से H निकलेगा जिसके पास लेस, तो H यहां से निकल जाएगा और ऐसा इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बारे में बात करें, Br और H एक ही तरफ है। अब देखो फिर से 2, इसके पास बीटा कार्बन है,
ये वाला बीटा हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता, although अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन, लेकिन इस H का निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां से निकल नहीं पाएगा, यहां से फिर एक ही ऑप्शन है, although वो एल्कीन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड, बट वहां पर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये है। चलिए चेयर फॉर्म में अगर दे रखा है तो यार देखिए, तो चेयर फॉर्म में चूंकि लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन, लीविंग ग्रुप बीटा हाइड्रोजन, ये तो एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, ए पोजीशन पे होना, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो एंटी एलिमिनेशन होगा और एंटी एलिमिनेशन होगा, तो इसमें प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा होता है। अब यहां की बात की जाए, बताओ Br के एंटी यहां पर ऐसा क्या नहीं है, तो फिर ये वाला ऐसा नहीं जाएगा, although यहां पर अगर डबल बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो फिर ये बीटा, दो तरीके के इसके पास बीटा कार्बन है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला, दो तरीके के इसके पास बीटा कार्बन है। यहां से H निकल नहीं सकता, रीजन का एंटी नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्पेशली एंटी पोजिशन होना चाहिए, तो अब मजबूरी यहां पे जाएगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, इससे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हुई है, जैसा जो आपको तो उसमें नॉर्मल एल्काइल हैलाइड हुआ करता था उससे प्रोडक्ट। अभी इसमें कायरल कार्बन एटम का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें 1 कायरल कार्बन एटम का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें 2 कायरल कार्बन एटम का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर इस तरीके का दे रखा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक बनेगा। कैसे स्टीरियो स्पेसिफिक बनेगा, आइए। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें कि 2 कायरल कार्बन एटम का इन्वॉल्वमेंट हो, अब इसमें सिस मेजर होगा या ट्रांस मेजर होगा या केवल सिस बनेगा, एल्कीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब डबल बॉन्ड आएगा तो बिना मैक्सिमम जाने तो प्रोडक्ट लिखना है, तो इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है, एक डबल बॉन्ड इस तरीके पॉसिबल है, Me, और इसके बाद दूसरा क्या है, इसमें दूसरा टर्मिनल कार्बन एटम पे है, ऐसा होगा, ये हो जाएगा। अब ये है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक ऐसा हो सकता है और दूसरा ऐसा, तो क्या तीनों ही बनेंगे या इसमें से कोई एक बनेगा, सिस वाला बनेगा या ट्रांस वाला बनेगा, कैसे पता करेंगे? तो फिर मैकेनिज्म का फिर रोल आ जाता है। अगर मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता है, इसके मैकेनिज्म क्लियर है तो बता सकते हैं। तो उस चीज को मैकेनिज्म से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा या दोनों ही बनेगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी इसमें स्ट्रक्चर दे रखा इसके पर्सपेक्टिव को न्यूमैन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमैन फॉर्म में। इसमें फ्रंट ले लें और इसको रियर ले लें। फ्रंट कार्बन एटम की 3 वैलेंसी, एक CH3, एक H और एक H। रियर कार्बन एटम हो गया। रियर कार्बन एटम में अब एक Br है, एक H है और एक CH3 है। तो CH3 ठीक इसके एंटी पोजीशन पे, CH3 मैंने कर दिया और Br मैंने यहां पर अटैच कर लिया। ठीक इसके पीछे Br होगा और H ठीक इसके पीछे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। Br इसके पीछे भी कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक ही चीज मिल जाएगी। तो Br इसके पीछे भी कर सकते थे, इसके पीछे भी कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है जब एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट होगा, बीटा हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप। तो बीटा कार्बन ये वाला है, ये कार्बन एटम जो सर्कल देख रहे हैं अल्फा हुआ, ये पॉइंट बीटा हुआ, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। तो कौन सा जाएगा, तो चलिए देखें बीटा हाइड्रोजन कौन सा जाएगा। तो जो भी बीटा हाइड्रोजन हो वो एंटी होना चाहिए। तो इसको क्या करें, एंटी क्लॉक 60 डिग्री अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। CH3 H Br हो जाएगा, H हो जाएगा। बात क्लियर है। CH3 Br, इसमें CH3 सॉरी ये CH3 एक ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी। H और Br को अपोजिट करने का दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस HBr को आप 180 डिग्री रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, CH3 H 180 डिग्री पे करेंगे तो Br यहां पे आ जाएगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, और CH3 यहां पे आ जाएगा
और H। इसमें जो ग्रुप एलिमिनेट करना आइए उसके बारे में, किसको किसको एलिमिनेट करना है, Br और इस Br और H को एलिमिनेट कर दीजिए, इस Br और H को एलिमिनेट कर दीजिए। तो Br और H को जब एलिमिनेट करेंगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा किस तरीके से होगा, देखिए CH3 और H हो जाएगा, दूसरे वाले में CH3H। इसको इसके पर्सपेक्टिव जब एक प्लेन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो CH3H, ये वाला फ्रंट वाला रियर वाला कार्बन ये होगा, डबल बॉन्ड से अटैच है, और CH3 और CH3 एक ही तरफ है, फिर से देखिए इसमें इसको हटा दिया, डबल बॉन्ड आ गया किनके, फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बीच में। तो वो डबल बॉन्ड तो यहां तो शो होगा नहीं, जब एक प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो फ्रंट कार्बन एटम ये हो गया, फ्रंट कार्बन एटम ये वाला हो गया, रियर कार्बन एटम कौन सा हो गया, सर्कल वाला ये हो गया। इसमें CH3 एक ही तरफ है तो H ऑटोमेटिकली यानी कि सिस हो जाएगा। अब इसमें इसका पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर अगर आप लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए CH3 और H Me और यहां पर Me और H। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो ये Me और ये Me, इसको फ्रंट ले ले, फ्रंट वाला कार्बन देखो, ये फ्रंट वाला कार्बन हो गया, एक Me है और एक H है, रियर वाला कार्बन एटम Me, लेकिन इससे अपोजिट साइड है। तो इसका मतलब इसमें सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, और साथ में इस पोजीशन 3 एल्कीन बनेगी। सिंस ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये मेजर होगा। इसमें ट्रांसिस और फिर इसके बाद जो टर्मिनल वाला डबल बॉन्ड होगा, 3 प्रोडक्ट बने 0 बाई। इसी तरीके से इस पे आ जाते हैं, है ना। इसके पर्सपेक्टिव आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट में सिस होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन है, तो इसमें सिस और ट्रांस दोनों है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन केवल एक ही है, तो आइदर सिस या फिर ट्रांस में से कोई एक बनेगा। जो बीटा हाइड्रोजन यहां से निकालना है तो 2 हाइड्रोजन, 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही है, तो एक ही होगा। तो फिर कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, आइए उसके तो ट्रिक वाइज अगर आप याद रखेंगे तो मैं आपको ट्रिक वाइज, और इसके बाद मैं पहले मैं मैक्सिमम बताता फिर ट्रिक आपको बताऊंगा। आइए देखिए, इसमें सबसे इसका पर्सपेक्टिव आप पहले न्यूमैन फॉर्म में प्रोजेक्ट कर लें। फ्रंट रियर CH3 CD3, और जो राइट साइड लिख दिया, जो लेफ्ट साइड लिख दिया। रियर में CH3 ठीक इसके पीछे होगा, क्योंकि जो फिशर फॉर्म होता है वो ऑलवेज इक्लिप्स होता है, तो इक्लिप्स ऐसा हो जाएगा। CD3 के पीछे Br होगा और यहां पर H होगा। आपको क्या एलिमिनेट करना है, HBr। तो H और Br कहां होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे, तो यहां पे ठीक Br इस पोजीशन होना चाहिए। तो 60 डिग्री आप क्या करें, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ऐसा CH3 हो जाएगा, CD3 हो जाएगा, H हो जाएगा, Br यहां पे हो जाएगा, H यहां पे हो जाएगा, सॉरी यहां पर CH3 हो जाएगा। और बात क्लियर है। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि Br इस पोजीशन पे लाना है, तो एंटी को, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको यानी -60 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो CH3 इधर आ जाएगा, Br यहाँ पे, H यहाँ पे हो जाएगा। कौन एलिमिनेट कर रहे हैं, जो एलिमिनेट कर रहे हैं उसको सर्कल करते। तो अब जो बनेगा एल्कीन वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद CH3 और H बचा हुआ है, तो CH3 एक ही तरफ है, इसके पर्सपेक्टिव 6 हो जाएगा। पहले रियर वाले फ्रंट वाले को, फ्रंट में एक CH3 है, दूसरा है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, CH3 की तरफ CH3 है। याद रखना, इसमें ट्रांस का बनना नहीं, केवल और केवल सिस का ही बनना होगा, ट्रांस का बनना नहीं होगा, केवल और केवल सिस का बनना होगा। बात क्लियर है। यही चीज अगर इस पे आ जाए तो इसमें भी आप क्या करें, इसके पर्सपेक्टिव पहले न्यूमैन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। फ्रंट इस वाले कार्बन को लिया, रियर इसको लिया। 2 कायरल कार्बन एटम में स्टीरियो स्पेसिफिक अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो न्यूमैन फॉर्म में कन्वर्ट करके करिएगा, या फिर आप ट्रिक याद रखिएगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं।
CS3 ठीक पीछे CS3, क्योंकि जो न्यूमैन फिशर फॉर्म होता है वो ऑलवेज इक्लिप्स होता है, तो इसमें इस तरीके से हो जाएगा। और ठीक H के पीछे Br आ गया और H के पीछे CD, इस CD3 के पीछे H आ जाएगा। क्या एलिमिनेट करना है? H और Br को एलिमिनेट करना है। आप 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। नहीं, सॉरी 180 डिग्री, है ना। इस H के ठीक Br अपोजिट रखना है। तो अभी क्या है, Br यहां पे लेके आना है, तो Br को 180 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो Br यहां पे आ गया। इस CD3 के पीछे अपोजिट क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और CS3 का अपोजिट साइड ऐसा। और अब इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आइए देखिए, जिसको एलिमिनेट करना है सर्कल कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा। अभी देखो वो CS3 क्या होगा? अपोजिट साइड। चलो देखो, फ्रंट कार्बन CS3 और CD3, रियर कार्बन और CS3 के बगल में CD3 है। अपोजिट साइड, यानी कि इसमें केवल ट्रांस बनेगा, केवल ट्रांस बनेगा, सिस नहीं बनेगा। तो अब याद रखिएगा, एलिमिनेटिंग फिशर फॉर्म में, क्योंकि ये सब करेंगे हो सकता है टाइम टेकन ज्यादा हो, तो टाइम टेकन अगर ज्यादा है तो उस केस में आप क्या करें? टाइम मैनेजमेंट का ट्रिक वाइज है, ट्रिक में भी गलती नहीं होगी। याद रखना, 2 कायरल कार्बन आइटम है, उस केस में अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड है, फ्रंट और रियर से कंपेयर करें, 2 कार्बन अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड हो गया। और इसमें क्या होगा? सेम साइड, सेम अपोजिट। तो याद रखना, अपोजिट के केस में होगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और सेम के केस में होगा तो ट्रांस रहेगा। उल्टा है, सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो सिस होता है। इसमें क्या है? सेम एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर सेम साइड है तो ट्रांस बनेगा, और एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर अपोजिट साइड होगा तो सिस बनेगा। तो वही चीज आप देख लीजिए, है ना। ये ट्रिक वाइज है ये। लेकिन यहां पर अगर बीटा हाइड्रोजन दोनों तरीके, यानी दोनों बीटा हाइड्रोजन है, तो उस केस में सेम, और क्योंकि H एक बार इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सिस और ट्रांस दोनों ही बनेंगे ये। तो ये वो केस है जिसमें कि कायरल कार्बन एटम का इन्वॉल्वमेंट है, 2 कायरल कार्बन एटम का इन्वॉल्वमेंट, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा, इधर सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा, है ना। एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड है तो सिस बनेगा, सेम साइड होगा तो फिर ट्रांस बनेगा। इसमें कन्वर्ट करने की, हाँ, लेकिन अगर ये आपको पता है, पहले मैं ट्रिक से भी बता सकता था, ऐसे बताने से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि ये कैसे, तो आप तुरंत बता सकते हैं इस तरीके। तो अगर आप वेल कॉन्फिडेंट हो तो सीधे आंसर दे सकते हैं। तो ट्रिक भी याद रखना है और कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो